हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए है, जो हमारा 16 तारीख को होने वाला है। भौतिक भूगोल का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुछ ही मैंने प्रश्न रखे हैं। पहला ये प्रैक्टिस सेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसा मुझे आप लोगों का रिव्यू मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वैसा मैं आगे फिर डालूंगा प्रैक्टिस सेट प्रोफेसर के लिए। तो पहला ये है, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं, कौन से सही हैं? एक सही है, दो सही है, उसका डिस्कशन करते हैं। भूसन्नतियाँ गतिशील होती हैं, ये पहला कथन है। भूसन्नतियाँ क्या होता है? जियोसिंक्लाइंस। भू जो सन्नतियाँ होती हैं, उथले जलीय भाग होते हैं। उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछटीय जमा होता रहता है, तलछट का, सेडिमेंट का जमा होता रहता है। बहुत ये मतलब पतले और तलछट ही जमा वाले क्षेत्र होते हैं। तो भूसन्नतियाँ गतिशील होती हैं क्या? ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, भूसन्नतियाँ प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती, जिन्हें अग्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। आंसर क्या होगा? सी। माउंटेन बिल्डिंग में इनका जिक्र आता है, हम लोग इसको जान रहे हैं, भूगोल के जो विद्यार्थी हैं। भूसन्नतियाँ गतिशील होती हैं, बिल्कुल सही। भूसन्नतियाँ प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती है, जिन्हें अग्रदेश कहते हैं, फोरलैंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला इस साइड आएगा और यहाँ पे इस साइड वाला, ये भूसन्नति है। ओके, सी सही है हमारा आंसर। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा है। यहाँ पर पर्वत निर्माण जो सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है? भूसन्नति सिद्धांत जो दिया है पर्वत निर्माण का, कोबर ने दिया, बिल्कुल सही है। तापीय संकुचन सिद्धांत किसका है? जेफरीज का है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली का है, बिल्कुल सही है। संवहन तरंग सिद्धांत हाल, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। संवहन तरंग सिद्धांत जो पर्वत निर्माण का है वो होम्स का है। किसका है? होम्स का। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है, तो डी गलत था, यही हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। उक्त कथन किसका है? न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य है। न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके समक्ष है, आप जान रहे होंगे। जिनको नहीं पता वो समझ लें, जेम्स हट्टन का। ठीक है, इन्होंने ही यूनिफॉर्मिटिज्म का कंसेप्ट दिया था, वो इसी पर आधारित है। यूनिफॉर्मिटिज्म का, एकरूपतावाद का जो कंसेप्ट दिया था जेम्स हट्टन ने, इसी वक्तव्य पर आधारित है। सी आंसर है। चौथा है, डेविस के त्रिकूट में क्या सम्मिलित नहीं है? डेविस ने अवर्धन चक्र वाला, रोजर साइकिल वाला जो सिद्धांत दिया है, विलियम मॉरिस डेविस, तो उसमें त्रिकूट था उनका, 3 पॉइंट्स थे, उनमें क्या सम्मिलित नहीं था? संरचना था, प्रक्रम था, अवस्था था, ये इनका त्रिकूट कहा जाता है। डी हमारा आंसर है। विकास इसमें नहीं था। डी आंसर है, विकास इसमें नहीं था। त्रिकूट में संरचना, प्रक्रम, अवस्था को माना गया है डेविस के अनुसार। ओके, डी आंसर है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इन पे हमें डिस्कशन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखते हैं। डेविस ने पेनी प्लेन में कम ऊंचाई वाली अवशिष्ट पहाड़ियों को प्राइमा रंफ कहा है। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी, उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए पिंक ने मोना डनाक शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि डेविस ने पेनी प्लेन में कम ऊंचाई वाली अवशिष्ट पहाड़ियों को मोना डनाक कहा है, और उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए पिंक ने प्राइमा रंफ का प्रयोग किया है। एक दूसरे को आपस में चेंज कर दिया गया है इस प्रश्न में, तो आप याद कर लीजिए। डेविस ने अवशिष्ट पहाड़ियों को मोना डनाक कहा है, जो इस तरीके से लास्ट में बनती हैं, और उत्थान से पूर्व जो स्थल खंड है उसे पिंक ने प्राइमा रंफ कहा है। तो दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन बनाना मैं भूल गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। ठीक, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। छठा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये बहुत अच्छी बुक्स है जियोमॉर्फोलॉजी की, आपको याद रखनी चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, बहुत अच्छी बुक है। ये किसकी है? KW बटजर, बिल्कुल सही मैच है, याद कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको देखना हो। ये जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, KW बटजर। प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये किसकी है? C इम्बल्टन की, बिल्कुल सही है। द जियोमॉर्फिक साइकिल, LC किंग, बिल्कुल गलत।
जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम, जे थारनोज बिल्कुल सही। तो सी हमारा आंसर है। द जियोमॉर्फिक साइकिल, द जियोमॉर्फिक साइकिल ऐसी किंग की बुक नहीं है। द जियोग्राफिक साइकिल डेविस की बुक है। किसकी? डेविस। उन्होंने जियो मॉर्फोलॉजी में साइकिल, इरोजन साइकिल दिया है, अपरदन चक्र दिया है। तो द जियोमॉर्फिक साइकिल डेविस की बुक है। ओके। 7वां प्रश्न, फियोर्ड तट निम्नलिखित के कारण निर्मित होता है। फियोर्ड जो तट होता है किसके कारण निर्मित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को पता भी होगा, समझ रहे होंगे। थोड़ा आसान प्रश्न है। फियोर्ड तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है। आंसर है हिमनदीय तट का अधोगमन। बी हमारा आंसर है, हिमनदी तट के अधोगमन से ये फियोर्ड तट बनता है। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है, आपको देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। 24 घंटे के अंदर उच्चतम न्यूनतम तापमान का अंतर ही दैनिक तापमांतर होता है। एक स्टेटमेंट होगा। दूसरा, महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान 2 बजे सायंकाल तथा न्यूनतम तापमान 5 बजे प्रातः अंकित किया जाता है। तो स्टेटमेंट में है, दोनों सही। आंसर क्या होगा? सी। 24 घंटे के अंदर उच्चतम न्यूनतम तापमान का अंतर ही दैनिक तापांतर होता है। ठीक है। महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान 2 बजे साय को और न्यूनतम 5 बजे अंकित किया जाता है। बिल्कुल सही, सी हमारा आंसर है। 9वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे कथन है, कथन सत्य नहीं है, एक गलत है। महासागरों का सर्वाधिक तापक्रम सतह पर ही होता है। जो महासागर है उनका जो जल का तापक्रम है सतह पर सर्वाधिक होता है। बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 2000 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। गलत है। 200 से 1000 मीटर की गहराई वाले सागरीय मंडल जिसमें तापमान में तेजी से परिवर्तन आता है, किसमें? तापमान में परिवर्तन आता है तेजी से, उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। बिल्कुल सही। सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन वाले भाग को पाइक्नोक्लाइन कहते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, दूसरा गलत है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 2000 नहीं 200 मीटर तक, सिर्फ 200 मीटर तक प्रवेश कर सकती हैं। बी गलत था, यही हमारा आंसर है। ओके। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक गलत है, इसको भी हमें पकड़ना है कौन सा असत्य है। देखते हैं। वर्षा के कारण सागरीय लवणता घटती है। अगर वर्षा होगी पानी ज़्यादा आएगा तो सागरीय लवणता क्या होगी? घट जाएगी। तो बिल्कुल सही है। सागरी हिम के पिघलने से लवणता में गिरावट आती है। सागरी अगर हिम पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो लवणता में गिरावट आएगी। बिल्कुल सही है। प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरी लवणता घटती है। ये गलत है। बाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरी लवणता में वृद्धि होती। बिल्कुल सही। तो एक गलत पूछा गया था, असत्य, सी सही है। हाँ ठीक है, सी असत्य था। प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरी लवणता घटती नहीं बढ़ती है। जहाँ पर उच्च वायुदाब होगा प्रतिचक्रवाती दशाएं बनेगी, वहाँ पर लवणता बढ़ती है। तो सी गलत था, इसलिए सी हमारा आंसर है। ठीक है। 11वां, व्हेलबैक वालुका स्तूप किस मरुस्थल का विशिष्ट लक्षण है? इसका नाम व्हेलबैक क्यों रखा गया? व्हेल मछली की तरह ऊपरी होता है, ककरीला वालुका स्तूप ये होता है। तो ये लक्षण है किस मरुस्थल का? तो थार मरुस्थल, अपने इंडिया में थार मरुस्थल में ये व्हेलबैक वालुका स्तूप पाया जाता है। डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नथवेट द्वारा विश्व के जलवायु वर्गीकरण में प्रयुक्त मानदंड में कौन शामिल नहीं है? अब जान रहे हैं थॉर्नथवेट ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया है, उनके जो मानदंड है उनमें कौन शामिल नहीं है? देखते हैं। वर्षा की प्रभावशीलता शामिल है, तापीय दक्षता को भी इन्होंने लिया है, संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन भी लिया है, विकिरण दक्षता इन्होंने नहीं लिया है। तो डी हमारा आंसर था। ये गलत है, ये इसमें नहीं था, इनके मानदंड में डी वाला नहीं था, यही हमारा आंसर है। 13वां प्रश्न, भू आकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बहुत अच्छा, इसको याद कर लीजिए। गतिक संतुलन की अवधारणा किसकी? गतिक संतुलन की अवधारणा। बहुत अच्छा प्रश्न, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ऑप्शन आपके सामने आंसर क्या होगा? हैक। गतिक संतुलन की अवधारणा जो है वो हैक ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पे मिलान गलत एक है, देखते हैं कौन सा मिलान गलत है। तीक्ष्ण कटक अरेत हिमानी लिखा हुआ है, पोलजे भौम जल, यारडैंग सागरी जल, गार्ज बहता जल। तो इसमें गलत देखना है। अरेत
कटक जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, ये हिमानी द्वारा बनते हैं, बिल्कुल सही है। पोलजे, पोलजे भौम जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा बनते हैं, बिल्कुल सही। यार्डंग सागरी जल द्वारा नहीं बनता है। गार्ज बहता जल नदी द्वारा बनता है, बिल्कुल सही। तो सी गलत था। यार्डंग सागरी जल द्वारा नहीं बनता है। यार्डंग पवन का एक निक्षेप, वो अपरदनात्मक कार्य से बनता है, अपरदन द्वारा बनता है। ठीक है, यार्डंग इस तरीके से आकृति होती है और हवा का ये मार्ग ऐसे होता है। ठीक है, तो यार्डंग पवन के अपर्दन द्वारा बनता है, सी हमारा आंसर है। ये गलत मैच था। 15वां और अंतिम प्रश्न है, सिर्फ 15 ही प्रश्न मैंने रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सत्य है कौन असत्य है हमें ढूंढना है। भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होता है। जी बिल्कुल प्रभावित होता है, पहला सही है। भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होता है। जब एल नीनो सक्रिय होता है उस साल मानसून थोड़ा हल्का पड़ जाता है। दूसरा है, एल नीनो के घटित होने पर पेरू तट पर उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्मित होता है। आप जानते हैं कि उच्च वायुदाब वहीं पर होगा जहां पर तापमान कम होगा। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जब ये आती है तो तापमान बढ़ा देती है, तो वहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है। तो दूसरा गलत था, एक सही दूसरा गलत, केवल एक आंसर है ए। तो ये सिर्फ 15 प्रश्न थे। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं इसको बराबर देता रहूँगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।